योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां फरोख्त किया करते थे। सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही देर में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौट जाया करते थे। घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम ही किया करती थी। अम्मी, अब्बू, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकोड़े लाए हैं क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तुम्हारे लिए पकौड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देखो। वाह, आम! रानी को तली हुई चीजें बेहद पसंद थी, लेकिन वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके वालिदैन इतनी मेहनत कर रहे थे और हर रोज की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे जमा कर पाएंगे? मालूम नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। रानी, योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए रवाना हो जाते थे और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक रोज की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज तन्हा बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में नींबू की काफी मांग होती है, इसलिए मुझे नींबू के पौधे खरीदने हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम में इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ, जरूर जाइए। हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पौधों की नर्सरी में पहुंचा। जी फरमाइए। मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भाईजान, एक भी पौधे नहीं हैं, सारे फरोख्त हो गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू को पौधे से नींबू उगाकर फरोख्त करूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपने सोच में चल रहा था, तभी उसका तवज्जो जंगल के बीच बने एक घर की जानिब गया। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत बेहद खराब थी। एक ज़ईफ़ा खातून बड़ी मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस ज़ईफ़ा खातून के पास गया। क्या हुआ अम्मा? तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं ज़ईफ़ा भला कैसे इतना काम तन्हा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की। सारे पौधों में पानी डाला। अम्मा, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा? तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरी भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब इजाजत दीजिए। अरे रुक रुक बेटा। ज़ईफ़ा खातून अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज है। तुझे नींबू उगाने हैं ना? जा, इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे।
आपको कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब इल्म है। मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोटली ले ली और अपने घर की जानिब चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू कब्ल ही पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको। और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर नजर आया जिसके बाहर एक बड़ा बागीचा था। एक ज़ईफा खातून तन्हा बागीचा साफ कर रही थी तो मैंने उनकी मदद कर दी और उसी में देरी हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस ज़ईफा खातून ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। मालूम नहीं उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है। खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू आ ही जाएंगे। हाँ, वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू, जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पर पानी डाला तो उन बीजों से फौरन पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे। लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू! योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू, ये तो सोने का है। सोने का नींबू! सारे पौधे पर सोने के नींबू उगे हुए थे। योगी और नीतू के तो नसीब ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को फरोख्त कर दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। अब आपकी दुख्तर किसी भी आम बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में अश्क आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। नीतू, हमें उस ज़ईफा खातून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, यकीनन। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर तो यहीं था, यकायक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की इसका इल्म उसे भी नहीं था। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। रवि एक लकड़हारा था जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अम्मी देखो, अब्बा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। अरे बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजनी है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजनी लकड़ियाँ चाहिए, कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपये देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तुम मेरे लिए चाय बनाओ, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि फौरन वहाँ आ गया। आप ही का इंतजार कर रहा था, ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है, मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें खालिस कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए। पैसे भी अच्छे दे रहे हैं।
मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाईजान, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत वजनी है। हाँ भाईजान, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को अलविदा कहकर वापस घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी बीवी ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब ऊपर वाले का करम है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही रोज सीता ने स्कूल की फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे ऊपर वाले, अपना करम ऐसे ही हम पर बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अम्मी, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी तालीम पे तवज्जो दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले हैं, हमें देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से दरख्त के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा। कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच कर रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर उसे अपने कंधे पर लाद कर वो गांव की जानिब चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बेहद खुश था। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काट कर मिस्त्री को फरोख्त किया करता था। फिर एक रोज रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, लेकिन इस मर्तबा उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को फौरन अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके 2 बच्चे भी अस्पताल आ गए। अब्बा ठीक तो हो जाएंगे ना अम्मी? हाँ हाँ, ऊपर वाला है ना, उन पर यकीन रखो। डॉक्टरों ने काफी वक्त तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। दरख्त के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे ऊपर वाले, इनका ऑपरेशन करना होगा। उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे शौहर ही हमारे घर के हाकिम थे। फिर तो आप कुछ रोज में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा खानदान आंसुओं में डूबा था। रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ रोज बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से आएगी? आप फिक्र मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा ऊपर वाला होता है। फिलहाल मेरे पास 5000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ता से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों अब्बा के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसे भाईजान? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना है तो ले लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर यकायक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान हाजिर हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है अम्मा? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने फौरन 1 किलो बैंगन खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब चल पड़ी और वो जादू से हाजिर हुई बैंगन की दुकान गायब हो गई। जब सीता घर पहुंची, अम्मी तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हूँ, तुम लोगों को बैंगन का भरता खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे भी मिल जाते। जो है उसी में, हे ऊपर वाले। सीता विजय को डांटने ही वाली थी कि उससे पहले उन सब के सामने बैंगन का भरता और पराठे आ गए। ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मी, अब तक तो ये यहाँ नहीं थे। लेकिन कैसे? रुको अम्मी, काश मेरे पास ढेर सारे खिलौने होते।
और बोलते ही बोलते उनके पास खिलौने आ गए। बाप रे, मैं तो तभी मानूंगी जब मेरे शौहर ठीक हो जाएंगे। और फौरन रवि ठीक हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया। सीता अपने आंसू रोक नहीं पाई। शुक्रिया, शुक्रिया जादुई बैंगन। सीता और बच्चों ने रवि को गले लगाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। ऐ ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रवि और सीता की सारी परेशानियों का हल मिल चुका था। पूरा खानदान खुश। फिर एक एक करके सभी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चीजें मांगने लगे। ऐ जादुई बैंगन, मुझे इतने पैसे दे जिससे ना सिर्फ अपने खानदान का गुजर बसर कर सकूं, बल्कि गरीबों की मदद भी कर पाऊं। रवि के सामने ढेर सारे पैसे और सोने की मोहरें आ गई। हे जादुई बैंगन, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए और उसके बाहर 2 गौ माता भी चाहिए। और देखते ही देखते सीता और रवि का घर एक आलीशान हवेली में तब्दील हो गया। अम्मा, गौ माता की आवाज आ रही है। जब सब लोग बाहर आए तो उनके आंगन में 2 गायें थी। सीता बेहद खुश थी। वो लोग वापस अंदर गए। और क्या मंगवा सकते हैं हम? हमारी जरूरत की हर चीज हमें मिल चुकी है बच्चों। अगर हम और मांगते रहे तो हमारा लालच बढ़ता ही जाएगा। और लालच का कोई अंत नहीं होता है बच्चों। सीता ने वो जादुई बैंगन अलमारी में रख दिए और उस रोज से रवि और उसके खानदान ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। अब से वो बस गरीबों के लिए ही दौलत मांगते थे। उनका जादुई बैंगन एक जरिया बन गया जिससे ऊपर वाले जी गरीब बच्चों की मदद करने लगे। और वो जादुई बैंगन रवि और सीता को ही मिला, क्योंकि वो बेलौस मुफलिसों की खिदमत का मकसद रखते थे। मनोहर और मधु सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर उनका छोटा सा खेत था। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाई हैं। हाँ मधु, इस बार मैंने पहली बार कद्दू की सब्जी लगाई है। जब सारी सब्जियां आ जाएंगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही। मैं आपोशी करती हूँ। मधु और मनोहर मिलकर अपने सब्जियों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। ये खेत ही उनकी कमाई का जरिया था। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन मधु ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पर है। ए जी, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। कल कुछ सब्जियां तोड़कर बाजार में फरोख्त कर दूंगा। ठीक है। उस रात जब मधु और मनोहर सो गए तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो गई। मौसम अपना कहर बरसा रही थी। एकाएक बिजली की आवाज से मधु की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने शौहर को उठाने लगी। ए जी, उठिए, उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब मनोहर ने अपने घर का दरवाजा खोला, हे भगवान, इतनी तेज आंधी! मधु, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम, आप पहले अंदर आइए। मनोहर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? रो मत मधु, कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके होंगे। ये सोचकर वो दोनों परेशान थे। खैर, सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया। आंधियां बंद हो गई और बारिश भी। मधु और मनोहर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ इतर बितर हो चुका है, सिवाय इस कद्दू के। उनकी नजरों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम इसे घर में ही रखें, कम से कम इसकी सब्जी बनाकर
कुछ रोज हम दोनों का पेट तो भर सकता है ना। हाँ, ये वाजिब होगा। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। मनोहर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू दो। मधु ने मनोहर को चाकू दिया और जैसे ही मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये क्या? आप आराम से चीरिए। मनोहर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखी। हे ऊपर वाले, कद्दू में बच्ची कैसे आ गई? जरूर ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ। घर में तो दूध भी नहीं है। मैं पड़ोस की खाला से ले आती हूँ। अब तब तक आप इसे संभालिए। मधु दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ मनोहर बच्ची को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर बच्ची कैसे आ गई होगी? ये कोई मामूली बच्ची नहीं होगी, जरूर ये करिश्माई है। कुछ देर बाद मधु दूध लेकर आ गई। मधु ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया वैसे ही उसके हाथों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर मनोहर और मधु दोनों हैरानी में पड़ गए। कहीं ये ख्वाब तो नहीं? नहीं, ये सब हकीकत है। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, ये जरूर कोई जादुई बच्ची है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके वालिदैन नहीं मिल जाते। और इतने सारे सोने का हम क्या करेंगे? अब तक हम गरीब थे, लेकिन इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं। अब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमें ही पता है। मधु और मनोहर ने बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वो लोग रोज गरीबों में खाना बांटा करते थे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। शुक्रिया भाई। मधु और मनोहर लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। एक रात की बात है, दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और तभी उनके घर के बाहर एक चोर इनके सोने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों पहले तक हमारे खाने का ठिकाना नहीं था, अब हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं। और ये सब करिश्माई जादुई बच्ची की वजह से है। जब भी इसे दूध पिलाओ तो इसके हाथों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये बात उस चोर ने सुन ली। तो ये बात है, ये छोटी बच्ची जादुई है। अगर ये बच्ची मुझे मिल जाए तो मुझे ताउम्र चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोना चोरी करने से बेहतर है मैं इस बच्ची को ही चुरा लूं। चोर घर के बाहर ही बैठा रहा और इंतजार करने लगा कि कब मधु और मनोहर सोएंगे। और कुछ देर बाद वो लोग सो गए। यही सही मौका है इस बच्ची को चुराने का। चोर घर के अंदर घुसा और उसने पालने में सो रही बच्ची को उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को उठाया वो हैरान हो गया। ये यकायक इसका वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये क्या खिलाया है इस बच्ची को? ये तो बहुत भारी लग रही है। बच्ची का वजन बढ़ता देख चोर ने उसे वापस पालने में ही रख दिया और पालने में रखते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मधु और मनोहर भी उठ गए। मनोहर ने चोर को पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। चोर ने मनोहर को धक्का दिया और भागने लगा। चोर, चोर, चोर! मनोहर की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ गए। ये मेरी बच्ची को चुराने आया था। इसको तो चौक पे बांधकर मारना चाहिए। नहीं, इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए।
मेरे साथ कुछ भी करने से कबल पहले मेरी बात सुन लो। ये मनोहर यकायक गरीब से अमीर इस बच्ची की वजह से बना है। ये बच्ची जादुई है, इसके हाथ से सोना बरसता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोने की बारिश, जादुई बच्ची। अरे मनोहर, ये बात तुमने हम सबसे छुपाई क्यों? शायद सारा सोना तू अकेले ही हड़पना चाहता है। हाँ, ये गलत है। इस बच्ची पे पूरे गांव वालों का हक है और इसके सोने पे भी। हाँ हाँ, मैंने तो सोने को गरीबों में ज़कात ही दिया है। वो सब हमें नहीं मालूम। हमें भी सोना चाहिए, हमें भी। तभी उनके सामने एक परी आई। ये बच्ची मेरी है। मैंने इसे मधु और मनोहर को दिया था ताकि सारे गरीबों का भला हो सके, लेकिन तुम सब लालची हो। इस जादुई बच्ची के सोने पर सिर्फ मधु और मनोहर का हक है। आज के बाद किसी ने भी मनोहर और मधु से सोना या बच्ची चुराने की कोशिश की तो उसे मेरा कहर झेलना होगा। मधु, मनोहर, अब तुम ही इसके वालिद हो। सही वक्त आने पर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने अब तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और आगे भी रखना। जी। ये बोलकर परी वहां से चली गई। गांव वाले भी चुपचाप लौट गए और अब मधु और मनोहर भी जादुई बच्ची के साथ खुश थे। अब भी वो गरीबों की मदद किया करते थे।